नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे होंगे, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया है, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया है। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबी ईडीओ कुमार वर्ध एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑलराइट, तो हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। जितने भी नए लर्नर्स हैं उनको ये मैं बता दूँ, इस चैनल पे हर रोज 8 बजे ज्योग्राफी का लेक्चर आता है। तो अगर आप कोई और लेक्चर्स भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप ज्योग्राफी के एस्पिरेंट हैं, पेपर 1 भी देख रहे हैं, तो 8 बजे आके आप यहाँ पर ज्योग्राफी का लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर एक ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से सब्सक्राइब करने के बाद भी, बेल आइकन दबाने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। उसका सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे जाके चैनल नेम पे टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे होम पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनके नेम वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एंटी यूजीसी नेट। इस प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, और 1 महीने से हम यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेबस वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो को खत्म होने के बाद भी जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस हमने कवर किए हैं। इसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट को देख सकता है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल है। कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करूंगा, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश के यूज किए जाएंगे, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और एमसीक्यू जो है हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। ये हमारी टीम है जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। मेरा जो लेक्चर है वो हर रोज 8 बजे आता है। वीकली 1 डे ऑफ होता है, वो नॉर्मली संडे होता है। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे आपको यहाँ पे 8 बजे वीडियो मिल जाएगा। ऑलराइट, बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अब कोविड-19 के बाद और पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद अब ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में बूम करने वाली है। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेंगे, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस बेसिकली वही है जो आप कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाई करते थे, वो आप घर बैठ के अपने एक कमरे में पढ़ सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, यानी कि आप एक से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कि ना सिर्फ आप यूजीसी नेट बल्कि कोई भी एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, किसी की भी प्रिपरेशन एक सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। ऑलराइट, ये जो आप नाम देख रहे हैं ये इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई भी शंका नहीं होगी कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी प्लस पे कैसे आना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और वो प्ले स्टोर से या iOS से मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, एंटी यूजीसी नेट। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन है ऑलवेज गो फॉर 24 मंथ्स। ये मोस्ट इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का है, और ये लॉजिकल भी है। साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो आप एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स ले लीजिए, ताकि ना सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बट जेआरएफ भी बन जाए। 3 महीने का, 6 महीने का अगर आप लेंगे तो आप इतना बड़ा कोर्स सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। 2 पेपर हैं, दोनों की 10 यूनिट्स हैं, उसके बाद मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, और उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, फिर हमारा पेपर 2 है। तो बहुत ज्यादा कोर्स है। तो अगर आप छोटे ड्यूरेशन का कोर्स लेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आगे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये फी नहीं देनी है, आपको बस मेरा कोड लगाना है SM NET, जिससे आपकी मंथली फी हो जाएगी 472 रुपीज, जो बहुत इकोनॉमिकल है, आपके लिए एक एसेट है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 472 रुपए पर मंथ खर्चा करना है, और 2 साल के लिए आप इंश्योर्ड हो चुके हैं हर तरह के एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एचएससी हो, बैंकिंग हो, यूजीसी नेट हो, कुछ भी हो। आप एक से ज्यादा एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द सेम सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, अब हमारे वीडियो को इंटरेक्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं। जैसे मैंने जो रिडल्स देता हूं, मैं जो डेली टास्क देता हूं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और जो सही आंसर देगा उसका नाम अनाउंस करूंगा, और जो गलत भी देगा उसके भी नाम अनाउंस करूंगा। वीडियो के एंड में मिलता है आपको एक रिवॉर्ड जो होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये सबको देखना जरूरी है। वीडियो के एंड में मिलता है और इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग पहले ही लेफ्ट कर जाते हैं तो वो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको देखना है, भले ही आपको आज का टॉपिक आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, आपको आज का टॉपिक आता है या नहीं आता है वो तो बाद में पता पड़ता है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। काफी लोगों ने एमसीक्यूज में कितनी गलतियां की आपने देखा है, जल्दबाजी में उन्होंने कैसे गलत कर दिया। 2 ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से दिया था, और कल परसों मैंने एक क्वेश्चन बना के दिया था जिसमें मैंने गलत चीजें दी थी। आपको सिर्फ 2 ऑप्शन से मैच द फॉलोइंग करना था, आप नहीं कर पाए, वहां भी आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो इसी वजह से वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर भी होगा और आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल जाएगा। ऑलराइट, आज सुबह मैंने ये रिडल दिया था, और ये रिडल कहती है कि इस लेक को देख के बताना है कि किस तरह की लेक है। ऑप्शन थे इसके A टिटिकाका लेक, B पेंगोंग लेक, C मानसरोवर लेक, या D सो मरोरी लेक। ठीक है, तो इसका आंसर है D। काफी लोगों ने इसका आंसर B दिया है, और जो कि ऑब्वियस है क्योंकि अभी जो है इंडिया चाइना का एक डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से पेंगोंग लेक जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। पर इसका आंसर है D। और इसको देख के अगर जिसने थोड़ा ढंग से पढ़ाई की है, जिसने थोड़ा सा ढंग से डिटेल में देखा है सो मरोरी लेक को, तो वो बता देगा, क्योंकि इस लेक के चारों तरफ आप देखेंगे माउंटेन है। इसको माउंटेन लेक भी कहा जाता है, इसके चारों तरफ माउंटेन है। तो जो पेंगोंग लेक है वो कुछ इस तरह से है, ब्लूइश कलर की वो होती है, और जो
सो मोरिरी लेक है वो नॉर्मली इतनी लंबी नहीं होती, इतनी ज़्यादा इसकी विड्थ भी नहीं है। पैंगोंग लेक जो है वो 134 किलोमीटर तक फैली हुई है। सो मोरिरी लेक जो है वो 19 किलोमीटर तक ही फैली हुई है, ठीक है। ये जो है वो इसका 60% पार्ट जो है वो तिब्बत के अंदर है, 40% पार्ट इंडिया के अंदर है, और 40% पार्ट आपने कहीं ना कहीं किसी मूवी में भी देखा होगा। 3 इडियट्स करके एक मूवी आई थी, और लास्ट में जो आप देखते हैं लद्दाख का सीन, वहां पर यही लेक दिखाई गई है, पैंगोंग लेक। सो मोरिरी लेक जो है वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर है, इंडियन टेरिटरी के अंदर है, और ये भी लद्दाख के अंदर मौजूद है। ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि लेसन नोन जगह है, यहाँ पे लोग बाग नॉर्मली नहीं जाते क्योंकि ये एक रगेड टोपोग्राफी पर है, यहाँ पे नॉर्मली पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ये एक अच्छा नेचुरल ब्यूटी है, एक नेचुरल स्पॉट है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं मैप के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। तो देखोगे ये है पूरा लद्दाख का मैप, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर सो मोरिरी लेक है, आप देखेंगे। उसके बाद आती है पैंगोंग लेक, यानी कि इससे हायर एलिवेशन पर है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है इस तरह से लंबी सी एक लेक है। सो मोरिरी जो है वो इस तरह से एक लेक फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ से अगर आप मान लीजिए रोड ट्रिप पे भी जा रहे हैं, तो मनाली से अगर आप जा रहे हैं तो पहले आपको सो मोरिरी लेक मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी पैंगोंग लेक, ठीक है। तो पहले सो मोरिरी आती है जो कंप्लीटली इंडिया के अंदर है। देखो ये यहाँ है बाउंड्री, ये है बॉर्डर, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इंडिया के अंदर है, और किसी ने कहा था कि सो मोरिरी जो है वो ले के अंदर है, ले तो यहीं रह गया, ठीक है, ले तो यहीं रह गया। ये बेसिकली ये है हमारा छंगतंग प्लेट्यू। तो छंगतंग प्लेट्यू के अंदर बेसिकली सो मोरिरी लेक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये है पैंगोंग लेक जो डिस्प्यूटेड है, जो बॉर्डर के अंदर है, इंडिया चाइना बॉर्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से ये बॉर्डर में दिख रही है। तो आप देखेंगे ये पैंगोंग लेक है, जिसका 60% पार्ट जो है वो तिब्बत के अंदर है, और 40% पार्ट इंडिया के अंदर है। ये जो है वो है सो मोरिरी लेक, ठीक है। और ये है हमारी मानसरोवर लेक, ठीक है। इसको मैं सब आपको एक गूगल अर्थ से बताऊंगा विद द कंप्लीट टोपोग्राफी, आपको पता पड़ जाएगा कौन सी लेक कहाँ पर है। अभी आप देखते हैं, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा आपको। और ये आप देख सकते हैं, ये है लेक टिटिकाका, ये हमारे साउथ अमेरिका के अंदर है, बोलीविया के अंदर ये पाई जाती है। तो ठीक है, ये जो लेक है इस तरह से लंबी सी लेक है, 134 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 5 किलोमीटर ये वाइड है। और ये छोटी सी लेक जो आप देख रहे हैं ये सो मोरिरी लेक है, ये छंगतंग प्लेट्यू और लद्दाख के अंदर ये मौजूद है, लेक के अंदर नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, ये देखो, ये सो मोरिरी लेक को माउंटेन लेक इसलिए कहा जाता है। देखो इसके तीनों तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से माउंटेन्स हैं, ठीक है। और इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और ये तीनों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है, इसलिए इसको माउंटेन लेक कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं लंबी सी लेक जो आप देख रहे हैं, स्नेक स्टाइल के अंदर देख रहे हैं, सांप जैसी जो देख रहे हैं, ये है हमारी पैंगोंग सो लेक, ठीक है। ये जो है इसका वेस्टर्न पार्ट ये इंडिया के अंदर है, और जो ईस्टर्न पार्ट है 60% पार्ट वो तिब्बत के अंदर है। यहीं पर थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है, आप देख सकते हैं इसकी टोपोग्राफी से किस तरह से इसको माउंटेनस लेक कहा जा रहा है, और ये बेसिकली एक लंबी सी लेक है हमारी, ठीक है। ये है हमारी माउंट कैलाश, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक मानसरोवर। माउंट कैलाश से जो भी ग्लेशियर से पानी पिघल रहा है वो यहाँ पर भी जाता है, रक्षा तल पर और लेक मानसरोवर पर। तो ये मैंने आपको एक्चुअल टोपोग्राफी बताई है गूगल अर्थ से निकाल के, तो आप इसमें देख सकते हैं ये है हमारी मानसरोवर लेक, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब इस मैप पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, और बेसिकली ये एक सैटेलाइट व्यू है, इस पे आप तीनों लेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो हिमाचल प्रदेश है, ये हमारे हो गए हिमालयास, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे हिमालयास हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अब जो मैंने मार्क किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, ये लेक्स हैं। देखो ये सो मोरिरी लेक है, ये लंबा सा जो आप देख रहे हैं ये हमारा पैंगोंग लेक है, और यहाँ पर आप कहीं देखेंगे, ठीक है, ये हमारी मानसरोवर लेक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सो मोरिरी लेक, ये हमारा पैंगोंग लेक हो गया, और ये हो गया हमारा मानसरोवर लेक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी एरिया के अंदर तीनों लेक मौजूद है, लेकिन तीनों अलग अलग डेस्टिनेशन पर है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पैंगोंग लेक है, ये सो मोरिरी लेक है, और ये मानसरोवर लेक है, ठीक है। अब ये आप देखो अर्थ व्यू को अगर हम देखें तो मतलब पूरे ऊपर से अगर आप देखें तो यार जो ब्लू ब्लू एरिया आप देख रहे हैं ये है हमारी एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये हमारा इंडियन लैंडमास है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं जो ये पूरा हिमालयास है पूरा, और यहाँ पे मैं आपको इजीली आइडेंटिफाई करा सकता हूँ कौन सी लेक कहाँ पर है। देखो ये जो आप लेक देख रहे हैं ये हमारी पैंगोंग लेक है, ये हमारी सो मोरिरी लेक है, और ये हमारी जो है वो मानसरोवर लेक है। बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसको। ये लंबी सी जो लेक है वो पैंगोंग लेक है, ये जो लेक आप देख रहे हैं छोटी सी ये सो मोरिरी लेक है जो लद्दाख के अंदर है, और ये हमारी है मानसरोवर लेक जो तिब्बत के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है। ये माउंट कैलाश पर्वत ये रहा, यहाँ पर ये माउंट कैलाश पर्वत है, यहाँ पर हमारी देखने को मिलती है मानसरोवर लेक। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि भाई ये मानसरोवर है या सो मोरिरी लेक है। मैंने आपको उसको विजुलाइज करा दिया है, तो आप इसको ऊपर से भी देख सकते हैं, आराम से आइडेंटिफाइबल है। पैंगोंग लेक तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है, इतनी बड़ी ये लंबी सी लेक है, आप देख सकते हैं, तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। ऑल राइट,
ये जो नाम आप देख रहे हैं इन लोगों ने आज रिस्पॉन्सेज दिए हैं अपने, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने गलत रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जैसे शुभजीत ने गलत दिया है, श्रेया ने भी गलत दिया है, दिलजीत ने भी गलत दिया है, चंद्रा ने भी गलत दिया है, पीशू ने भी गलत दिया है, तन्मय ने गलत दिया है, श्रेया ने, चुमकी ने और आलिया ने, इवन इनफैक्ट सबने दिया है। फिर बाद में कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं। पीशू ने वापस से अपना आंसर करेक्ट किया है, ज्योति ने गलत दिया है, भारती ने इसका आंसर सही दिया है, श्रेया ने इसका आंसर करेक्ट किया है, गुरलीन ने गलत दिया है, मनीषा ने गलत दिया है, जया ने इसका सही आंसर दिया है, यशिका ने सही दिया है, सरिता ने सही दिया है, मेगा ने सही दिया है और महाश्वेता ने सही दिया है। तो कुछ लोगों ने इसके गलत आंसर दिए, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए, सब लोग फीचर हो गए हैं जिन लोगों ने टाइम पे रिस्पॉन्स अपना दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भी पेंगोंग लेक कैसी दिखती है और हमारी सो मोरिरी लेक कैसे दिखती है। पहली कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है। पहले सो मोरिरी लेक है लद्दाख के अंदर, उसके बाद पेंगोंग लेक है और जो हमारी मानसरोवर लेक है वो तिब्बत के अंदर है, माउंट कैलाश पर्वत के नीचे है। ठीक है, ऑल राइट। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे और इसको आप करेंगे कमेंट के अंदर रिप्लाई, लाइव चैट पे कोई रिप्लाई नहीं करेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको एटमॉस्फेयर में पढ़ाया था। मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर जो है एक हवा की चादर है, एक हवा का गुबार है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरता है और ये जो हवा है ये ऊपर से नीचे एक अपना फोर्स लगाती है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में आप देखोगे ये कॉलम ऑफ एयर है और ऊपर से नीचे एक तरीके का प्रेशर लग रहा है। तो कॉलम ऑफ एयर का जब नीचे प्रेशर लगता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मिलीबार्स। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो एमबी है, मिलीबार्स है। ठीक है, अब 1 मिलीबार मतलब होता है दोस्तों 1 ग्राम का फोर्स लग रहा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे, ये मतलब होता है 1 मिलीबार का। तो 1000 मिलीबार का मतलब क्या होगा, 1.053 किलोग्राम्स का फोर्स लग रहा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे। ये बात को ध्यान रखना है, यानी कि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 मिलीबार मतलब क्या है, तो 1 मिलीबार मतलब 1 ग्राम है। 1 मिलीबार मतलब 1 मिलीबार का जो फोर्स है मतलब 1 ग्राम ऑफ फोर्स ऑन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1000 मिलीबार्स मतलब 1 किलो ऑफ फोर्स ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड यूनिट आपको ध्यान रखनी है। 1 मिलीबार मतलब 1 ग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो 1000 मिलीबार मतलब 1000 ग्राम ऑफ फोर्स। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर एवरेज सी लेवल पर है जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो है 1013 मिलीबार्स, 1013.25 मिलीबार्स। तो सी लेवल को स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है दोस्तों, क्योंकि देखो जब हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आइसोबार्स का यूज करते हैं और आइसोबार्स बेसिकली वो इमेजिनरी लाइंस है जो उन इलाकों को जोड़ती है जहां पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अगर आप उन इलाकों को जोड़ रहे हैं जहां पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पहले उन सब इलाकों को आपको सी लेवल पे लाना पड़ेगा। तो हमेशा आइसोबार जो ड्रॉन होती है, जो जिन इलाकों को वो जोड़ती है, वो सारे इलाके सी लेवल पे होते हैं। सी लेवल पे उनकी पहले हाइट डिटेक्ट की जाती है, फिर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो सी लेवल पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ऑन एन एवरेज 1013.25 मिलीबार्स होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कंसेप्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ठीक है, तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमने देखा हवा का जो दाब है जो अर्थ सरफेस पे लग रहा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोस्तों कहीं लो भी हो सकता है, कहीं हाई भी हो सकता है। कारण उसके बहुत सारे हैं। प्राइमरी रीजन जो है वो उसका है इंसोलेशन। ठीक है, जो हमारी टेम्परेचर है, जहां भी ये देखा गया है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर एरिया पे एक क्या होगा, एयर जो है वो वर्टिकल राइज करना शुरू कर देती है, ऊपर की तरफ एयर जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। आप देखोगे जहां भी मान लो यहाँ पर इंसोलेशन ज्यादा है, ये सन है, इसकी सनराइज यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर बेसिकली इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर की डेंसिटी हो जाएगी कम, और एयर की डेंसिटी जब कम होती है तो एयर ऊपर की तरफ राइज करती है क्योंकि एयर हल्की हो जाती है। ठीक है, अब हल्की क्यों होती है इसका मैं साइंटिफिक में चला जाऊं। मान लीजिए एयर के किसी पार्सल पे हीट पड़ रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर जो है मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जब उस मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिससे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे ही एयर की डेंसिटी कम होती है तो वो हल्की हो जाती है, और कोई भी हल्की चीज ग्राउंड पे नहीं टिक सकती तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ये इसका पूरा साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। तो जो एयर जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्टिव करंट कहते हैं। ठीक है, तो जहां एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है वहां पर एक लो प्रेशर बनता है, और एयर जो है आसपास की एयर सारी आके पहले कन्वर्ज होती है लो प्रेशर पे, और वो फिर एयर जो है कन्वेक्टिव करंट के रूप में ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये जो एयर ऊपर गई, ऊपर जाके ये एयर डाइवर्ज करती है। ठीक है,
डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज करने के बाद क्या होता है आप जानते हैं, जैसे ही आप ग्राउंड सर्फेस से ऊपर जाएंगे तो नॉर्मल लेफ्ट साइड ऑपरेट करेगा। नॉर्मल लेफ्ट साइड ऑपरेट करता है मतलब एयर का टेम्परेचर कम होना लग जाएगा। तो एयर जो ऊपर गई थी कन्वर्ज होकर जब वो डाइवर्ज होती है तो उसका टेम्परेचर वापस से कम होने लगता है। अब जो मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर हो गए थे हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स वापस से पास आने लगते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है और कोई भी भारी चीज हवा में नहीं रह सकती। तो ये एयर जो है वापस से डिसेंड करती है। ठीक है, ये जो एयर एक्सपेंड हुई थी यही एयर जो है वापस से डिसेंड करने लग जाती है। ठीक है, और जहां एयर डिसेंड हो रही है पहले वो कन्वर्ज होती है और फिर वो डिसेंड होती है। तो जहां वो डिसेंड होती है दोस्तों उसके नीचे बनता है एक हाई प्रेशर। ठीक है, जहां एयर कन्वर्ज करके ऊपर जा रही है वहां पे बनता है एक लो प्रेशर, और जहां एयर डिसेंड करके नीचे कन्वर्ज होकर डिसेंड करके नीचे आ रही है यानी कि सिंक हो रही है वहां पे बनता है एक लो प्रेशर। तो ये आपको सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का। ठीक है, ये आपको समझना बेहद बेहद जरूरी है। कन्वर्जेंस कहां होता है, डाइवर्जेंस कहां होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें तो आप फिर मतलब दिक्कत आएगी आपको आगे, क्योंकि आगे और चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। लो प्रेशर जहां पे बनता है उसके ग्राउंड पे बनता है एक इसके ग्राउंड पे होता है कन्वर्जेंस। ठीक है, लो प्रेशर एरिया के हमेशा ग्राउंड पे होगा कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस होकर एयर ऊपर जाती है और ऊपर होकर डाइवर्ज होती है। यानी कि लो प्रेशर के नीचे होता है कन्वर्जेंस, ऊपर होता है डाइवर्जेंस। इसका जस्ट अपोजिट होता है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर के नीचे होता है डाइवर्जेंस और ऊपर होता है कन्वर्जेंस। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, जो भी एयर राइज कर रही है कन्वर्ज होके है वो कहीं ना कहीं जाके एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होके वो भारी हो जाएगी क्योंकि ऊपर नॉर्मल लेफ्ट साइड ऑपरेट कर रही है। भारी होने के बाद वो सिंक करेगी क्योंकि वो ऊपर नहीं रह सकती, और वो फिर नीचे की तरफ आएगी। जहां वो नीचे आ रही है वो सिंक कर रही है कन्वर्ज होके, वहां पर होगा एक हाई प्रेशर नीचे, और यहां पर कन्वर्ज होती है पहले वो नीचे डाइवर्ज होती है। ठीक है, नीचे आएगी यूं करके और फिर ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर पे यूं कन्वर्ज होगी दोनों तरफ से आके ऊपर आके इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इरेज करते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, आपको क्लियर हो जाए। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं, लो प्रेशर के नीचे कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्ज होकर ऊपर जाती है एयर और ऊपर एक्सपेंड होती है, और यही एयर जो कहीं जाके सिंक होती है तो पहले कन्वर्ज होती है और फिर नीचे जाके फिर वो एक्सपेंड होती है। ये आपको ध्यान रखता है। दूसरा प्रिंसिपल, ये तो आपने देख लिया कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। दूसरा प्रिंसिपल, जब भी एयर के अंदर मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, जब भी एयर के अंदर मूवमेंट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं विंड। विंड के डेफिनेशन यही है, एयर इज इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो एयर का मोशन जो होता है दोस्तों, विंड का मोशन जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। एयर का मूवमेंट जो है, विंड का मूवमेंट जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। कारण उसका ये है दोस्तों कि एक फिसल पट्टी बन जाती है जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि भाई लो प्रेशर जहां होगा वहां पर एयर पहले कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज होने के बाद एयर जो है वो ऊपर राइज करती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्टिव करंट। वो एयर ऊपर जाके डाइवर्ज होती है और फिर वो एक्सपेंड होती है, फिर वो वापस से ठंडी हो जाती है, फिर वो सिंक करती है। ठीक है, फिर वो सिंक करती है। ठीक है, तो जहां वो सिंक करेगी, जिस एरिया पे वो सिंक होगी तो वहां पर बनेगा एक हाई प्रेशर, और नीचे आने के बाद एयर वापस से डाइवर्ज हो जाती है। यानी कि हाई प्रेशर पे डाइवर्जेंस है, लो प्रेशर पे कन्वर्जेंस है, हाई प्रेशर के ऊपर कन्वर्जेंस है और लो प्रेशर के ऊपर डाइवर्जेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ऑल राइट, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो दो तरह के प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस से ऊपर तक, और एक हॉरिजॉन्टल यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो पहले वर्टिकल देख लेते हैं। ये बात हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लेफ्ट साइड ऑपरेट करता है, और नॉर्मल लेफ्ट साइड ऑपरेट जब करता है तो ऊपर जो हम देखेंगे टेम्परेचर कम होने लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एयर प्रेशर का जो रिलेशन है दोस्तों वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स है। यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर हाई होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इसका एग्जांपल बता दूं टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब ठंडक है, ठंडक जहां पर है वहां पर हाई प्रेशर है। ठीक है, और वहां पर एयर सिंक कर रही है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है मतलब इंसुलेशन ज्यादा है, इंसुलेशन ज्यादा है मतलब एयर राइज करती है, तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर। जहां भी एयर राइज करती है वहां लो प्रेशर होगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, एयर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये भी बात सही है, जो भी एयर जिसका घनत्व डेंसिटी ज्यादा होगी वो हवा में नहीं रह सकती, वो नीचे आती है, और जो नीचे एयर आती है वो नीचे क्या बनाती है, हाई प्रेशर बनाती है।
और जो एयर जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ग्राउंड पे नहीं रह सकती, उसका घनत्व कम है, वो हल्की हो गई है तो वो ऊपर जाएगी। तो जो एयर ऊपर जाती है वो नीचे क्या बनाती है, वो लो प्रेशर बनाती है। तो ये भी बात सही है। तो एयर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है डेंसिटी से। हायर द डेंसिटी, ठीक है, हायर द एयर प्रेशर, लोअर द डेंसिटी, लोअर द एयर प्रेशर। अब एक इसके अंदर रेट होती है कि भाई किस रेट से हम ऊपर जा रहे हैं। नॉर्मल लैप्स रेट तो हमें पता है कि भाई हर 1.165 मीटर पे 1 डिग्री का आपको गिरावट देखने को मिलता है, ये बात आप जानते हैं। या आप 6.5 डिग्री बोल दीजिए पर 1 किलोमीटर की हमें गिरावट देखने को मिलती है टेम्परेचर में, जैसे आप अर्थ सर्फेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं होता दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में ऐसा नहीं होता कि भाई एक फिक्स रेट से एटमॉस्फेयर प्रेशर कम नहीं होता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज देखा गया है कि हर 300 मीटर पे 34 मिलीबार्स का टेम्परेचर, 34 मिलीबार्स का एयर प्रेशर जो है वो कम होता है। ठीक है, क्यों होता है कम? क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे हम जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशनशिप है एयर प्रेशर से, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली देखा गया है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑल्दो कि भाई रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर इज नॉट फिक्स्ड, पर फिर भी ऑन एन एवरेज अगर पूछा जाए तो डिक्रीज ऑफ प्रेशर ग्राउंड सरफेस से कितना है, तो आपको ध्यान रखना है वो हर 300 मीटर पे 34 मिलीबार्स का एयर प्रेशर कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पर जहां पर इंसोलेशन ज्यादा है, ठीक है, जहां भी एयर राइज कर रही है, ठीक है, जहां पर भी एयर इस तरह से राइज कर रही है कन्वर्ज होकर, तो वहां पर एक लो प्रेशर बनेगा। ये एयर जो है ऊपर जाकर एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने के बाद ये एयर जाके जहां पर सिंक होगी दोस्तों, जहां पर ये सिंक होगी तो वहां पर नीचे क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये क्या टर्म है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट दोस्तों बेसिकली क्या है, एक फिसल पट्टी है। ठीक है, आप इसको इसी तरह से समझिए, प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, एक तरीके की फिसल पट्टी है जो बनती है डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से। ठीक है, फिसल पट्टी में क्या होता है, फिसल पट्टी से आप नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि आप एक हायर इलाके पे होते हैं, और हाई एरिया से जब आप नीचे जाते हैं तो आप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। तो जहां भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा तो वहां पे क्या होगा, एक फिसल पट्टी बनेगी जिसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, और इस फिसल पट्टी जब वो बनती है तो इसी प्रेशर ग्रेडियंट से एक फोर्स पैदा होता है, इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर एंड लो प्रेशर। और इसी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, एयर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, इस फिसल पट्टी की वजह से क्या होता है, एक फिसल पट्टी बन जाती है जब डिफरेंशियल प्रेशर होते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो एक फिसल पट्टी बनती है, उस फिसल पट्टी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, और इस फिसल पट्टी पे एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और इसी की वजह से एयर का मूवमेंट शुरू हो जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अगर एयर का मूवमेंट के लिए क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि स्टीप होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, यानी कि फिसल पट्टी जितनी स्टीप होगी उतना ज्यादा विंड की स्पीड होगी। अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना कम होगा उतनी ज्यादा विंड की स्पीड कम होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको 2-3 चीजें इसी में अब मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़े तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं विंड के पार्टिकल, आप देख सकते हैं कैसे दूर दूर है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे पास पास आ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ग्रेडियंट बन रहा है, फिसल पट्टी बन रही है, इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, और इससे जनरेट होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो एयर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात को ध्यान रखनी है। अब आप देखो, ये एक ग्राफ है, 0 से 10 किलोमीटर तक हमारे ट्रोपोस्फेयर है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो किस तरह से आपको प्रेशर चेंज होता हुआ दिखेगा। सी लेवल पे 1013 है, मिड पे जब आप आए, ठीक है, तो 540 मिलीबार्स हो गया, और बिल्कुल 10 किलोमीटर पे जब आप आ गए, ट्रोपोपॉज पे आगे जब आप आ गए तो 265 मिलीबार्स हो गया। ऑल राइट, अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर को हम पढ़ते हैं दोस्तों आइसोबार्स से। आइसोबार बेसिकली वो लाइंस हैं जो उन इलाकों को जोड़ती है जहां पर इक्वल प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एक इलाके के अंदर है हाई प्रेशर, एक इलाके के अंदर है लो प्रेशर, इन दोनों के बीच में बनेगा एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो आइसोबार्स ही हमें बताएंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना ज्यादा है। अगर दोस्तों आइसोबार्स हमारी क्लोजली स्पेस्ड हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा काफी स्टीप होगा, जिसकी वजह से विंड की वेलोसिटी बहुत तेज होगी। अगर हमारा आइसोबार्स वाइडली स्पेस्ड है तो मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो उतना ज्यादा नहीं है, और विंड की वेलोसिटी जो है वो काफी लाइट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स है और ये क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स है। जब भी आइसोबार्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है काफी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से हाई विंड चलेंगी, हाई वेलोसिटी ऑफ विंड चलेंगी। और जब वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स होंगे
तो मतलब विंड की वेलोसिटी जो है वो कम होगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा वो कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है और किस तरह से इसको हम आइसोबार्स से देख लेते हैं। आइसोबार जब हम बनाते हैं तो क्लोज आइसोबार्स जो होंगे वो बताएंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा है और विंड की वेलोसिटी काफी ज्यादा है, और वाइडली आइसोबार्स अगर होंगे तो वो होंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो काफी कम है और हमारी विंड की वेलोसिटी कम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमने टेम्परेचर में भी देखा था, अगर आइसोथर्म्स क्लोजली स्पेस्ड है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत रैपिड है, और अगर आइसोथर्म्स वाइडली स्पेस्ड है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड नहीं है। ये हमने सेम आइसोबार में भी देख लिया है। ठीक है, ये हमने देख लिया है हाई प्रेशर लो प्रेशर, और विंड का वेलोसिटी हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। ठीक है, ऑल राइट, तो अब ये हमने सारी चीजें देख ली। अब हम देखते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोस्तों, वो कुछ प्रेशर बेल्ट्स में हमने देख रखे हैं। हमारा जो पूरा अर्थ है, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हम उसके कुछ प्रेशर बेल्ट देखते हैं, क्योंकि पूरे अर्थ में कुछ निश्चित प्रेशर बेल्ट्स बने हुए हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं? टोटल हमारे 7 प्रेशर बेल्ट हैं, 3 इक्वेटर के ऊपर हैं, 3 इक्वेटर के नीचे हैं, तीनों के नाम बराबर हैं और एक इक्वेटर है। तो टोटल ऐसे 7 प्रेशर बेल्ट्स आप देख सकते हैं। इनके आप नाम देखेंगे, इक्वेटोरियल रीजन पे जो मिलता है वो बनता है एक इक्वेटोरियल लो, जिसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। फिर बनता है हमारा एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और एक बनता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अभी जितने भी प्रेशर बेल्ट है इसमें से कुछ थर्मल इंड्यूस्ड हैं, यानी कि इंसोलेशन से इफेक्ट होने वाले हैं, और कुछ डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं। तो थर्मल इंड्यूस्ड कौन से हैं दोस्तों? इक्वेटोरियल लो और पोलर हाई जो है हमारे, वो हमारे थर्मल इंड्यूस्ड हैं, यानी कि ये सीधे सीधे इंसोलेशन से बन रहे हैं। आप देखेंगे कैसे। इक्वेटोरियल रीजन वो इलाका है जहाँ पे वर्टिकल सनरेज पड़ती है, ये बार आप जानते हैं, वर्टिकल सनरेज पड़ती है यहाँ पे मतलब इंसोलेशन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब क्या होगा? एयर जो है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, एयर जो है वो राइज करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर राइज कर रही है, एयर राइज करती है मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? एक लो प्रेशर बनेगा, जो कि बन रहा है, आप देख सकते हैं। और फिर देखो, अब यहाँ पर आप आओ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑल्दो ये एक ठंडा इलाका नहीं है, ये गर्म इलाका है, फिर भी यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, देखो, जो भी एयर मैंने आपको बताया, लो प्रेशर एरिया से जो भी एयर उठ रही है वो यहाँ पे कन्वर्ज होकर जा रही है ऊपर, और यहाँ आके एयर डाइवर्स कर रही है। ठीक है, ये जो एयर डाइवर्स करके जैसे ही यहाँ आती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होता है, एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, एयर भारी होने लगती है। तो ये भारी एयर अब हवा में नहीं रह सकती, तो ये एयर सिंक होने लगती है। तो जिस इलाके के अंदर इक्वेटोरियल लो से एयर उठी थी यहाँ से राइज करके, जब ये एयर जहाँ सिंक होती है दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर भी एयर सिंक होगी वहाँ पर एक हाई प्रेशर बनेगा। इसी वजह से सब ट्रॉपिकल रीजन, ऑल्दो यहाँ पे इंसोलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यानी कि ये एक थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट नहीं है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। यहाँ पर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वाला मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जो भी एयर इक्वेटोरियल एरिया से राइज हुई है वो राइज होकर एक्सपैंड होकर यहाँ पर आकर सिंक हो रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, इसी वजह से यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है, बात करते हैं सब पोलर लो के बारे में। अब देखो, हम आ गए हैं सब पोलर लो पर। यहाँ पर तो ठंडक है, फिर भी यहाँ पर आप देखोगे एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर आप देखोगे गर्म इलाकों में लो प्रेशर बनता है, तो सब पोलर एरिया के अंदर लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन रहा है? इसका एक कारण है, ये भी थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप देखो, ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये हमारी थर्मली इंड्यूस्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पोलर एरियाज हैं, यहाँ पर इंसोलेशन कम होता है, एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर जो है एयर ऊपर की तरफ राइज नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली एक हाई प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलता है। अब आप देखो, इस सब पोलर लो के ऊपर भी हाई प्रेशर बेल्ट है और नीचे भी हाई प्रेशर बेल्ट है। अभी मैंने आपको बताया था एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, पोलर हाई से भी एयर आ रही है और सब ट्रॉपिकल हाई से भी एयर आ रही है। पोलर हाई से आती है हमारी पोलर ईस्टर्लीज और सब ट्रॉपिकल हाई से आती है हमारी वेस्टर्लीज। तो जब दो एयर आती है दोस्तों, तब क्या होगा? देखो, पोलर हाई से आ रही है हमारी ईस्टर्लीज, ठीक है, इस तरफ आ रही है, और सब ट्रॉपिकल हाई से पोलर लो की तरफ जा रही है हमारी वेस्टर्लीज। तो दोनों देखो दोस्तों, जब दो जगह से एयर आती है तो एयर फिर क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, जब दो जगह से एयर आती है तो एयर कन्वर्ज हो जाएगी, और जहां कन्वर्जेंस होगा वहां पर एक लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से एयर आ रही है, और इसीलिए यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट यहाँ पे इंसोलेशन कम है, ठीक है, ये हाई लैटिट्यूड्स पर है, पर फिर भी यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि पोलर ईस्टर्लीज पोल से आ रही है और वेस्टर्लीज जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही है। जब ये दोनों आती है तो ये दोनों कन्वर्ज करती है, और इसी वजह से आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो एयर की राइजिंग हो रही है। ठीक है, और यही एयर राइज करके वापस से पोलर हाई पे चली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी प्रेशर बेल्ट है। कुछ थर्मली इंड्यूस्ड है, इक्वेटोरियल लो हमारी थर्मली इंड्यूस्ड है, पोलर हाई हमारी थर्मली इंड्यूस्ड है, और जो सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई है वो है हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड, जो वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है,
तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये हमारे प्रेशर बेल्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल लो को हम ITCZ भी कहते हैं, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स भी इसे कहा जाता है, जिसको मैं बताऊंगा। इसीलिए इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी दोनों तरफ से एयर आती है। सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही है हमारी ट्रेड विंड्स, और सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ से भी हमारी ट्रेड विंड्स आती है। तो जब ये दोनों ट्रेड विंड्स आती है तो यहाँ पर एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स बनता है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी तक हमने देख लिया हमारे प्रेशर बेल्ट, जो हमारे टोटल 7 हैं। इक्वेटर के ऊपर 3 है, ठीक है, और खुद इक्वेटर है, दोनों तरफ है। इक्वेटर के ऊपर 3 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, इक्वेटर के नीचे है 3 सदर्न हेमिस्फीयर पर, और दोनों जो है 6 होते हैं, और इक्वेटर खुद मिला के 7 बनते हैं। ये हमारा थर्मली इंड्यूस्ड है क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा है, इंसोलेशन की वजह से यहाँ पे एयर राइज कर जाती है, तो ये एयर ऊपर जाके एक्सपेंड होती है, फिर ये किसी इलाके में जाके सिंक होती है और वहाँ पर बनाती है सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। फिर हमने देखा कि पोलर हाई जो है वो तो एक थर्मली इंड्यूस्ड है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर सब पोलर लो इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ से भी एयर आ रही है, यहाँ से भी एयर आ रही है, और जब दोनों तरफ से एयर आती है तो वो कन्वर्ज करके ऊपर की तरफ जाती है, इसी वजह से यहाँ पर एक सब पोलर लो बनता है। ऑल्दो ये एक हाई लैटिट्यूड्स पर है, यहाँ पे इंसोलेशन कम है, सनरेज स्लांटिंग है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे सब पोलर लो बनेगा, और यही मैकेनिज्म हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देखो जहां जहां भी लो प्रेशर है वहां पे कन्वर्जेंस हो रहा है। देखो जहां जहां भी लो प्रेशर है वहां पे एयर राइज कर रही है, देखो यहाँ पे एयर राइज कर रही है, ठीक है, सब पोलर लो पे एयर राइज कर रही है। और जहां जहां भी हाई प्रेशर है वहां पे एयर सिंक कर रही है, देखो यहाँ पे एयर सिंक कर रही है, और यहाँ पर भी एयर सिंक कर रही है, सब पोलर हाई रीजन पे भी यहाँ पे भी सिंक कर रही है, और यहाँ पर भी सिंक कर रही है, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। ये हमारा को ध्यान रखती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं हाई प्रेशर बेल्ट से या परमानेंट प्रेशर बेल्ट से किस तरह के विंड्स हमें देखने को मिलते हैं। विंड के अलग अलग टाइप है, परमानेंट विंड्स है, सीजनल विंड है, लोकल विंड है। तो परमानेंट विंड जो है वो इन्हीं प्रेशर बेल्ट से दोस्तों अफेक्ट होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आने वाली बेल्ट विंड जो है वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जितने भी प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को दोस्तों डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली जो विंड की स्पीड है बहुत कम होती है, ये बेल्ट ऑफ काम है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पे विंड्स आके कन्वर्ट होती है, ITCZ, इसीलिए इसको कहा जाता है। नॉर्मली इक्वेटोरियल लो जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर है, और यहाँ पर बेसिकली सरफेस विंड्स देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर वर्टिकल विंड्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, इंसुलेशन ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में हमने देखा कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे मौजूद है, और एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड यहाँ पे देखने को मिलती है, वर्टिकल विंड्स होती है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेंशनल रेनफॉल बेसिकली दोस्तों वो होता है जब पूरे दिन में गर्मी पड़ी, गर्मी की वजह से अपवर्ड करंट चली, कन्वेक्शन लेंथ चली, और जो एयर ऊपर की तरफ राइज करके ऊपर गई है वो ठंडी भी हो जाएगी। तो नॉर्मली उन इलाकों में जहां पर नॉर्मली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहां पर रोज बरसात होती है शाम के वक्त, जिसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं, क्योंकि ये यही ह्यूमिड एयर जो क्या करती है ऊपर की तरफ राइज करती है, और राइज करने के बाद ये वापस से कंडेंस हो जाती है और वहां पर फिर बरसात होती है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल नॉर्मली आपको इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिलती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कन्वेंशनल रेनफॉल कहां देखने को मिलती है, कौन से बेल्ट पे देखने को मिलती है, तो आपको आंसर देना है इक्वेटोरियल लो, ठीक है। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इसको दोस्तों इसीलिए कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड क्योंकि बेसिकली यहां पर एक हाई प्रेशर बेल्ट है, जहां पर भी हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी दोस्तों वहां पर एंटी साइक्लोनिक सिचुएशंस बनती हैं, और एंटी साइक्लोन जब भी आएगा, यानी कि जब भी एंटी साइक्लोनिक सिचुएशंस है, हमेशा वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। यानी कि जहां पर भी एयर सिंक कर रही है वहां पर हमेशा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और जहां पर भी एयर राइज कर रही है वहां पर आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, इक्वेटोरियल लो पर हर रोज बरसात होती है और थंडरस्टॉर्म्स आते हैं क्योंकि ये एक लो प्रेशर एरिया है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे ना तो बरसात होती है, इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जितने भी डेजर्ट्स हैं, सारा डेजर्ट है या एटाकामा डेजर्ट है, वो नॉर्मली यही देखने को मिलते हैं क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो एयर है वो सिंक कर रही है, ठीक है, और वो नॉर्मली ड्राई एयर है, इसी वजह से ये बात को ध्यान रखती है। इसको हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेल्ट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है। पुराने जमाने में जब यहाँ पर शिप सेल करते थे इस लैटिट्यूड पर, 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर, तो नॉर्मली यहाँ पे कोई हवा नहीं मिलती थी इनको, तो शिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनका लोड भी ज़्यादा होता था। तो नॉर्मली जो भी शिप हॉर्स को लेके जाते थे तो इस लैटिट्यूड पर आने के बाद वहां पर उनकी वेट ज़्यादा होने की वजह से शिप का मूवमेंट नहीं हो पाता था, ऑलरेडी जो है विंड बहुत कम है, तो वो क्या करते थे सेलर्स, अपने शिप्स को जो है अपने जो हॉर्सेस हैं उनको पानी में घेर देते, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत
मतलब कह सकते हैं कि बहुत लो वेलोसिटी ऑफ विंड चलती है इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो हाई वेलोसिटी ऑफ विंड देखने को मिलेगी, क्योंकि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है। अब बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। ये भी जो है बेसिकली बन रही है हमारे डायनेमिक कारणों की वजह से। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज, ठीक है, जो वेस्टर्लीज यहाँ से यहाँ चलती है और पोलर ईस्टर्लीज जो पोलर एरिया से आ रही है, इनका जब कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो दो एयर कन्वर्ज कर रही है, पोलर एरिया से आने वाली पोलर ईस्टर्लीज है, उसका टेम्परेचर काफी ठंडा है, और जो सब ट्रॉपिकल हाई से आने वाली जो विंड्स है उसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहां पर क्या होता है, फ्रंट्स बनते हैं, और फ्रंट्स की वजह से यहां पर बनते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि भाई किस प्रेशर बेल्ट से हमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फ्रंटल साइक्लोन देखने को मिलते हैं, तो आंसर इज योर सब पोलर लो, जो हमारा 45 से 66 डिग्री लैटिट्यूड पर मौजूद है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो विंड्स आगे कन्वर्ज हो रही है, दोनों की टेम्परेचर कंडीशन जो है वो अलग अलग है। पोलर से आने वाली विंड की जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, और जो सब ट्रॉपिकल हाई से जो वेस्टर्लीज आ रही है वो गर्म है। इसी की वजह से यहाँ पे आपको थर्मल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में, जो हमारी लास्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और ये हमारी नॉर्मली 82 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे मौजूद है। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ऑलरेडी एक थर्मली इंड्यूस्ड है, और यहाँ पर जो भी सब पोलर लो पे जो एयर राइज कर रही थी वो यहाँ आके डिसेंड करती है, तो यहाँ पर डिसेंडिंग भी हो रही है और नॉर्मली एक थर्मली इंड्यूस भी है, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों देख लिए हैं कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रेशर बेल्ट्स। डोल्ड्रम कहा जाता है इक्वेटोरियल लो को, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड को, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत लो वेलोसिटी ऑफ विंड्स चलती हैं। उसके बाद सब पोलर लो है, जहाँ पे यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं, और उसके बाद पोलर हाई है, जहाँ नॉर्मली यहाँ पर आपको सब्सिडेंस ऑफ विंड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड है, डोल्ड्रम्स है। तो डोल्ड्रम्स बेसिकली आपको 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिल जाएंगे, ये भी नो विंड का इलाका है, और हॉर्स लैटिट्यूड जो है ये भी नो विंड का इलाका है। फर्क दोनों में इतना है कि डोल्ड्रम जो है वो एक मॉइस्ट रीजन है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, और जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो एक सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे नॉर्मली डेजर्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर विंड्स होंगी ड्राई, ठीक है। दोनों ही लो वेलोसिटी ऑफ विंड के इलाके हैं, इसलिए इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के। इससे पहले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, यहाँ पे करंट्स थी और आपको मैच करना था इनकी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ पे हम्बोल्ट करंट है, कैनेरीज करंट है, कुरोशियो करंट है और गल्फ स्ट्रीम है। आंसर है इसका A3B2C1D4। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम्बोल्ट करंट यहाँ पे मौजूद है साउथ यानी कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कैनेरीज करंट जो है वो हमारे है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम हमारे अटलांटिक पर है, और इसके अलावा एक और करंट थी कुरोशियो करंट जो हमारे ईस्टर्न जापान कोस्ट पर है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर है A3B2C1D4। ऑलराइट, बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसको आपको कमेंट करना है, लाइव चैट पे कोई भी आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने कोपेन क्लाइमेटिक स्कीम से दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे कोपेन्स के कोड हैं और यहाँ पे इनकी मीनिंग है। आप लोगों को वापस से मैच करके बताना है कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आपको करना। ये है मेरा कोड SM नेट। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आना चाह रहे हैं, ऑलवेज गो फॉर 24 मंथ्स दोस्तों, और मेरा कोड लगाना मत भूलिए SM नेट, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपकी जो एनुअल फी है, पर मंथ फी जो है वो आपकी 473 रुपीज हो जाती है, जो आपका बहुत अच्छा एसेट हो सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, और मेरा कोड लगाना मत भूलिए SM नेट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।